नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब कई सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी चालू कर दी है। और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, डिसग्रंटल्ड लोग बोल सकते हैं, उन्होंने विरोध भी चालू कर दिया है। कई सारे पार्टीज में अ, इस तरीके के लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, कुछ बवाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किस तरीके से जो कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य पार्टियां हैं और तेलंगाना में केसीआर किस तरीके से अपने अपने मसले को ये सुलझा रहे हैं और किस हद तक इनको कामयाबी मिलेगी, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि पहले तो जो लिस्ट जारी हो चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनकी बात हम बाद में कर लेते हैं। शुरू करते हैं कांग्रेस की लिस्ट से। राजस्थान में जो आज जारी होने की संभावना है, कई सारी अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि पायलट और गहलोत के गुटों के बीच में एक तालमेल बिठाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। क्या यही वजह है टिकट देने में देरी की? बिल्कुल। देखिए, तालमेल बिठाए बिना तो काम नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि सचिन पायलट का भी जो एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें तो वो चाहेंगे कि उनको उनके लोगों को टिकट मिले, और मुझे लग रहा है कि दे रहे हैं इस बार। उनको वादा किया गया है कि उनको भी कुछ टिकट्स देंगे, और मुझे लग रहा है कि जैसे आज आपने कहा कि आज आने वाली है, तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास की सीट्स आज ये कैंडिडेट्स आज अनाउंस होंगे। और कुछ मंत्रियों को और कुछ एमएलए को मैं सुन रहा हूँ कि ड्रॉप किया जाएगा। वो कभी जो एंटी इनकम्बेंसी बीट करने के, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा कि काफी एमएलए के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो उसको बीट करने के लिए ये कदम लिया जा रहा है कि उनको ड्रॉप किया जाए। और जहां तक बाकी स्टेट्स की बात है, जैसे आप पहले राजस्थान की हम बात करें। राजस्थान में अभी देखिए, चाहे कुछ भी हम कहें, जो जो पलड़ा बारी रहेगा वो गहलोत का ही रहेगा। तो जी। वो चाहे आप बोले कि कितनी सीट्स उसमें कितने किसको मिल जाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन बिल्कुल गहलोत के लिए ही मानिए कि वो ही लड़ रहे हैं। और ये सचिन पायलट का जो थोड़ा सा एक उसमें वो मैन इन अ हरी है। अगर वो ये ना करते 2020 में, शायद इस बार उसको कैंडिडेट बना ही देती कांग्रेस पार्टी। एक वादा भी किया था कि आपको बना देंगे, हो सकता है। और देखिए, लास्ट ईयर जब कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तब तो उनसे कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री, और वो बनने भी जा रहे थे। लेकिन उनकी गलतियां ये है, उसके सबसे बड़ी ये है कि वो बहुत ही इम्पेशेंट बंदा है। और उसकी इम्पेशंस का सबसे बड़ा नमूना है कि जब उनसे कहा गया, उनको आश्वासन दिया गया कि भाई आप तैयार हो, आप मुख्यमंत्री बन रहे हो और अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जी। तो आप तो उनके लोगों ने वहां असेंबली में स्टार्ट कर दिया एक हफ्ते पहले बोलना कि अशोक अब ये सीएलपी मीटिंग हो रही है, सीएल, जबकि तब तक कहीं ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था सीएलपी मीटिंग। तो उन्होंने स्टार्ट कहा, कहना करना, बोलना वहां किया कि सीएलपी और अशोक गहलोत हट रहे हैं, अब पता चलेगा, अब इसको मजा आएगा, अब इसको समझ में आ जाएगा क्या है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अशोक गहलोत के जितने भी मेंबर्स थे, उनके सहयोगी लेजिस्लेटिव, वो कंसोलिडेट हो गए, और उन्होंने एक जगह उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे कुछ भी करना, पार्टी तोड़नी पड़ी, इसको नहीं बनने देंगे। और ऑलमोस्ट वही होने लगा। तो उसका एक बहुत बड़ा इशू है इम्पेशंस का, सचिन पायलट का। और अगर वो ये इम्पेशंस दिखाएंगे तो पॉलिटिक्स में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है पॉलिटिक्स में, तो ये उसमें है नहीं। अब आप देखेंगे तो इस इसका टाइम। इसका आप इस इम्पेशंस का फर्क टिकट बंटवारे पे नहीं लगेगा? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि ये इलेक्शन खास तौर पर अशोक गहलोत का इलेक्शन है। वैसे ही साइक्लिक स्टेट है राजस्थान। 5 साल के बाद लोग चाहते हैं कि वो बदलाव आ जाए। जैसे हिमाचल हम देखते थे पहले, उत्तराखंड होता था, वो इस बार खत्म है, केरला होता था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे लोगों का होता है कि हम 5 साल के बाद एक नई गवर्नमेंट देखे, नया चेहरा देखे, या मतलब नई पार्टी देखे रादर सरकार में। तो ये इलेक्शन जो है, ये कांग्रेस की तरफ से ये अशोक गहलोत का इलेक्शन है। अब वो
बहुत हद तक वो कह रहे हैं कि वो विलिंग है कि वो उनको अकोमोडेट करें, उनके लोगों को अकोमोडेट करेंगे। लेकिन फाइनली जब लिस्ट सामने आएगा तभी कह सकते हैं कि कितने लोगों को अकोमोडेट किया और कितना वो एक्स्ट्रा माइल चले कि उनको पायलट को उन्होंने अपने इसमें ले लिया। औरंगजेब, इससे पहले कि हम दूसरे राज्यों पे आए जहां पे ऑलरेडी पहली लिस्ट तो कम से कम जारी हो गई है, शेखर जी के पास चलते हैं। शेखर जी, बीजेपी में बहुत भयंकर घमासान दिखा टिकट बंटवारे के बाद, पहली लिस्ट आने के बाद। यहाँ तक कि अब कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोस भी चलाए गए, 4 साल पहले के मारपीट के वीडियो लेकर के लोगों ने चलाए, कहे कि देखो ये बंटवारे के बाद का टिकट है। फिर भी मेरे ख्याल से जितना मैं देख पा रहा हूं, उतना बड़ा विद्रोह नहीं है जितना कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि राजे गुट के लोग बहुत बड़ा कोहराम मचाएंगे। हाँ नीरज जी, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, राजस्थान के मामले एक बड़ा चीज बड़ा क्लियर आ रहा है। हाई कमांड का रोल ज्यादा है इसमें। वो कांग्रेस पे भी है और इस पे भी है। अवश्य, जैसे औरंगजेब कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी का काफी इसमें इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन अशोक गहलोत स्वयं अपने जो कार्यकर्ता, अपने विधायक और अपने जो भी उनके लॉयलिस्ट हैं, उनको ये कह रहे हैं, देखो इस बार मैं उतना फ्री नहीं हूं डिसाइड करने में जितना पिछले बार था। और जी इस बार सारा कुछ कंट्रोल्ड है, केसी वेणुगोपाल लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। और डायरेक्टली राहुल गांधी जी को भी कंसल्ट करके ही कर रहे हैं। इसका मतलब अशोक गहलोत जी भी अपने जो समर्थक हैं उनको तैयार कर दिया। देखो, कई लिस्टों में कई अपसेट्स हो सकते हैं। जी अच्छा, यहाँ पे बीजेपी में क्या हुआ है, जो जयपुर में जिस होटल में देर रात 4 बजे तक जो मीटिंग चली, उस पे बड़ा स्पष्ट किया गया अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने। देखो, विदाउट प्रजुडिस, मतलब हमें कोई इस गुट का है उस गुट का है हम ये नहीं देख रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे हैं, क्या प्लस पॉइंट्स है क्या वीक पॉइंट्स है, कौन पॉसिबल कैंडिडेट्स है, उनके प्लस माइनसेस क्या है, हम पूरे स्वॉट एनालिसिस करके दे रहे हैं। ये मत सोचिए हम राजे के कैंप में इतना काटना है उतने काटना है। पिछले बार की जो अनुभव वो जी हमारे मन में है, क्योंकि पिछले बार वर्चुअली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि भाई वसुंधरा जी ने इतने ले ली तो जो नॉन वसुंधरा जी हैं उनके ग्रुप का इतने दे दो, जिसके वजह से काफी नुकसान हुआ। जब वसुंधरा जी को स्वयं लग रहा था कि सिचुएशन हो सकता है ये साइकिल जो बात कर रहे थे, साइक्लिकल जो लोग चेंज करते हैं, वो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। ये गुटबाजी ने मार दिया। इस बार बीजेपी के हाईकमांड ने बड़ा क्लियर कर दिया है, देखो हम नहीं चाहते हैं कि इस बार ये जो ग्रुप फैक्शनलिज्म को लेकर हम हारे, क्योंकि ये दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। क्योंकि 5 साल हो गया है, कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम है, अशोक गहलोत ने काफी सीन्स, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे चुनाव नजदीक आया है, एक इंप्रेशन ये भी चला गया भाई ये तो दिक्कत आ रहा है। और दूसरी चीज नोट करेंगे नीरज जी, सबसे ज्यादा विद्रोह वही होता है जहां विक्ट्री चांसेस ज्यादा है पार्टी का। जी जहां पार्टी का चांसेस कम है, ऑटोमेटिकली थोड़ा विद्रोह का लेवल भी कम हो जाता है। देखिए बीजेपी का छत्तीसगढ़ वाला कोई बड़ा ये नहीं है। देखिए, क्योंकि वहां पे एक अपस्ट्रीम का फाइट है, मतलब पार्टी हैज टू गो अपस्ट्रीम, मतलब अगेंस्ट द करंट, काफी जी ये है। लेकिन मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि इन्होंने तो, वहां भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह इन्होंने बड़े नेताओं को उतार दिया, उस उतारने के कारण जो लोग ये इस उम्मीद में थे कि भाई टिकट हमें मिलेगा, वो थोड़ा खिलाफ है। लेकिन मैसेज यही जा रहा है अमित शाह जी ने, भाई किसी तरह सीट को जिताना है। कौन जीतेगा सेकंड है, सीट को जिताना है। तो अमित शाह जी का जो एक प्रकार से पुश है, उसको देखकर, और जितने नेताओं को देखे, सारे तीनों स्टेटों को आप देख लेंगे, जो अभी तक जी लिस्ट है, 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उतारा है जी बीजेपी ने। जी 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 तो वो मतलब वो बहुत लंबी सोच रहे हैं भाई, अगर इन पे उतारे हैं तो इसका मतलब है लोकसभा का भी, एंटी इनकम्बेंसी का भी दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट। ये सब मिलकर वो कर रहे हैं कि दोनों का भी इनका एंटी इनकम्बेंसी साथ रखना है। जिसको यहां डाल दिया तो हो सके वो लोकसभा में फिर और कोई नया चेहरा दे सकते हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री ये चाहते हैं भाई देखो, किसी का टिकट क्लेम नहीं है, पहले ये देख लो कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना कॉन्टैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया है, मतलब देख लो। और जो पहले क्या होता था, जो भाई कांग्रेस की तरफ से कौन होगा तो उसके बैलेंसिंग क्या करना है, लेकिन वो फैक्टर है। लेकिन उससे ज्यादा फैक्टर है कि जो कैंडिडेट उसकी वाकई ग्राउंड पे कितना है। और इसमें बड़े साइंटिफिक जाते हैं बीजेपी, क्योंकि
कई एनालिसिस करवाते हैं, कई सर्वेस करवाते हैं। तो इसका मतलब अभी जो बीजेपी के लिए जो नेतृत्व को जो दिखाई दे रहा है, भाई फाइट टफ है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अपस्ट्रीम का मामला है, भाई सॉरी छत्तीसगढ़ में अपस्ट्रीम है, और राजस्थान में हमें ठीक से अगर कैंडिडेट हम ठीक ठाक टिकट बांटेंगे तो जीत सकते हैं। अब बात आती है तेलंगाना की। भाई तेलंगाना में क्या हुआ है, देखिए जिन लोगों को टिकट कांग्रेस से मना, क्योंकि कांग्रेस की, जैसे मैंने कहा कि जहां पार्टी की जीतने की संभावना ज्यादा है वहां इनफाइटिंग ज्यादा है, तो तेलंगाना में आज की तारीख में हाई डिमांड फॉर कांग्रेस टिकट। अच्छा, इसमें कई लोगों को नहीं मिला, जैसे मधु यास्की, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पहले लिस्ट में आ जाए, वो भी बड़े राहुल गांधी जी के करीब है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि वहां पे फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर रेवंत रेड्डी। और हमारे एक पत्रकार भी बन गए हैं कैंडिडेट, वो भी सनत नगर से, हैदराबाद के सनत नगर इंडस्ट्रियल एरिया है जी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा के जो स्पाउस है कोटा नीलिमा, उनको टिकट दिया गया, जो सनत कुमार इंडस्ट्रियल एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि, और दूसरी बात, जिनको टिकट नहीं मिला, जैसे क्योंकि रेड्डी डोमिनेशन की बड़ी बात हो रही है कांग्रेस की तेलंगाना लिस्ट में, क्योंकि रेवंत रेड्डी स्वयं, उसके बाद ओबीसी की आएगी बारी। उसमें क्या हुआ है, देखिए पुराने जैसे पीसीसी जी थे, पोन्नाला लक्ष्मी अय्या, उन्होंने, वो बड़े उम्मीद में थे कि वो भी अमेरिका में रह के आ चुके हैं, नासा में भी काम किए हैं, इज मतलब ओबीसी विद, मतलब ही हैज डन वेल इन हिज करियर अदरवाइज। वो उनको जैसे ही उनको लगा कि भाई लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो बड़े नाराज थे। तो केसीआर ने अपने बेटे को भेजा, केटीआर को, इसके पास लक्ष्मी अय्या को, बोला कि आप उनको बुला लो इधर। वो बोले नहीं, मैं सोचता हूं मैं केसीआर से मिलकर कर लूंगा, और इसमें सबके लिए, सब कम्युनिटी वाइज लीडर्स, जो टॉप लीडर्स है, उनके एक प्राइस है, और केसीआर इज विलिंग टू पे एनीथिंग टू गेट, कोई भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है तो ले आओ। तो अब लिस्ट जैसे जैसे खुलेगी वैसे आप देखेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, ये चालू हो गया है, और फाइट बड़ा तेज होता जा रहा है नीरज जी। इसका मतलब ये है, औरंगजेब भाई से पूछते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई चांस नहीं है, मतलब कहीं से डिस्कशन में भी नहीं आती है बीजेपी अभी? देखिए नीरज, कुछ टाइम तक पहले उनका था, लेकिन पिछले, हमने शायद शेखर जी ने पहले भी बोला कि वहाँ जो है, जो नेतृत्व को चेंज करने के बाद, वो जो बंदी संजय को हटा के आपने किशन रेड्डी को लाया, और कई उसमें थे, इटाला राजेंद्र चाह रहे थे कि उनको कुछ मिले, और बाकी जो आए थे बाकी इस पार्टी को छोड़ के, तो उसको लेके बड़ा रसाकशी होके वो उनका ग्राफ एकदम नीचे आ गया। और अभी आप देखोगे, ये जो है सी वोटर ने भी सर्वे किया, उन्होंने तो बिल्कुल उनको जमीन पे ही लाया बीजेपी को वहां पे जी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि एक जहां पे थोड़ा चांसेस होते हैं वहां बढ़। अब देखिए, आप मध्य प्रदेश की बात, कल एकदम रूमर चला कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से रिजाइन कर लिया जी जी जी, ठीक है। तो हुआ क्या था, हुआ यह है कि उनके शिवपुरी में कोई वो वीरेंद्र, वो चाहते हैं कमलनाथ की, वो वीरेंद्र रघुवंशी है, उनको टिकट मिले, लेकिन वहां किसी और को ये कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे। तो उसको लेके बवाल हो गया। फिर ये हुआ कि उनकी तरफ से सफाई आई, नहीं जी मैं तो जब तक मरते दम तक कांग्रेस ही हूँ, ये हो है। लेकिन ये बोला कि ये एक पार्टी है, कलेक्टिव होता है, बड़ों को छोटों को समझाना चाहिए, ये सब है। तो मध्य प्रदेश में भी काफी है। देखिए कांतिलाल भूरिया को उन्होंने ड्रॉप किया, उनके बेटे को दे दिया। एक मिनट, अभी जब आपने दिग्विजय सिंह की बात की, तो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या है इस मुद्दे से? क्या उसको जानबूझ करके प्ले आउट किया गया था, या फिर पूरा का पूरा फर्जी था? देखिए दिग्विजय सिंह जो है वो वो मुझे तो ये लग रहा था कि उन्होंने ही कहीं से ये प्लान करवाया होगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, कुछ भी काम वो ऐसे नहीं करते हैं कि बिना ऐसे कोई ऐसी, वो देखिए वो जो भी कुछ बोलते हैं वो सोच समझ उसके बाद माफी मांगेंगे या कुछ करेंगे। दिग्विजय सिंह वही आदमी है जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंत में ऑलमोस्ट उस पर पानी फेर दिया था, ठीक है, ये क्या कह कि बालाकोट का ये करके। और ये तो राहुल गांधी ने खुद अपनी वहां पे ये बना लिया कि ये रिडिकुलस स्टेटमेंट है और हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ है, ये उसने अपने आप को बचा लिया। अदरवाइज उसने पूरी उसके 2 महीने 3 महीने 4 महीने की मेहनत पे पानी फेर दिया।
तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ को पता है कि वो किसको हैंडल कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें कि कल वीडियो आ गया, बोला कि आप जब वो वीरेंद्र उनके रघुवंशी के सपोर्टर, तो बोला कि आप दिग्विजय के कपड़े फाड़ दो। तो वो एक वीडियो चला। तो ये है वहां पे और दिग्विजय का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया था। देखो, हाँ जी, लिस्ट का सिग्नेचर पीसीसी चीफ कमलनाथ का है, फाड़ो हाँ। उनकी कपड़े। तो ये जो कपड़े फाड़ने की बातें चल रही है, ये आप मान जाओगे कि दिग्विजय सिंह बहुत ही जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, और ऐसे लगता है कि इन्होंने ऐसे इनोसेंटली कुछ बोल दिया, लेकिन बहुत शातिर है। तो रसा वहां भी चल रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे कि बघेल चाहते हैं कि वो प्रियंका गांधी को वो करके उनको अपने तरफ करके वो चाहते हैं कि बाबा का कट कर ले, ये जो है सिंहदेव जी को। लेकिन सिंहदेव का कम से कम 20-25 सीटों पे उसका इन्फ्लुएंस है। और अगर आपने कट कर दिया, जो अभी आप कह रहे हो कि हम 2/3 मेजोरिटी जीते, वो आप कम करोगे फिर। तो ये सब फैक्टर्स अभी भी वहां पे है। अभी दूसरे वहां की लिस्ट आनी है, मध्य प्रदेश की भी एक लिस्ट आनी है। तो कई और हम ये चलता रहेगा आपस में, नीरज। तो बात हुई मेरे ख्याल से टिकट बंटवारे पे हमने बात कर लिया ऑलमोस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, धीरे धीरे करके लोगों के घोषणा पत्र भी आने चालू हो गए हैं। उस घोषणा पत्र में जैसा एक्सपेक्टेड था, फ्रीबीज ही फ्रीबीज भरे हुए हैं। कई जगह तो 25 लाख का मेडिकल केयर से लेकर के, और मतलब हम कह नहीं सकते, कोई लिमिट दिख नहीं रही है। आप एक बार उन घोषणा पत्रों पे देखें तब भी लगता है कि यार दिस इज क्या बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल, और मतलब इस पे विश्वास नहीं कर सकते हम, है ना। तो इस तरीके के ये घोषणा पत्र कितना इन लोगों को हेल्प करेंगे? अभी भी चलता रहेगा ये फ्रीबीज का गेम? मुझे जहां तक लग रहा है कि लोग भी चाहते हैं फ्रीबीज। अब लास्ट हमारे एक डिस्कशन में शेखर जी भी जी ऐसे हुए। तो आप जितना ज्यादा वो, अब आपको टॉप अप करना है कि अगर मैंने 10 लाख बोला तो आपको 15 बोलना है, आपको 20 बोलना है। तो आप देखो कल जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने तो आईपीएल टीम भी बोली कि हम कर लेंगे। जी। तो आप देखें किस लेवल पे अब मैनिफेस्टोस बन रहे हैं कि हाँ, आईपीएल टीम। जबकि ये जबकि आईपीएल टीम गवर्नमेंट का काम नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप देखिए, ये सब क्योंकि ये जब फ्रीबीज का, तो आप सोचते हो कहाँ क्या निकाले हम, किस किस कहाँ क्या स्कोप है। तो उसमें आप खुद ही ये सब करते हो। जहां तक फ्रीबीज का है, ये बंद होने वाला नहीं है, जो जहां तक मेरी पर्सनल राय है। ये चलता रहेगा, और आप देखना कि और बड़े से बड़े वादे किए जाएंगे लोगों को लुभावने के लिए। अंततः आपका वही होगा जो आपकी परफॉर्मेंस होगी। हमने लास्ट हमारे डिस्कशन में भी बोला कि मध्य प्रदेश में एक फटीग फैक्टर है। एक वहां पे जितने में कोई गया है या जितने हमारे कई साथी गए हैं, तो एक चीज ये है जो प्रिडोमिनेंटली आ रही है कि लोग थक गए हैं अब शिवराज सिंह चौहान से। लोग बीजेपी से, तो वो चाहते हैं कि एक मौका किसी और पार्टी को दे, कांग्रेस को एक दे, देखें क्या है, कल को फिर दोबारा आ जाए नहीं आ जाए। लेकिन एक ओवरऑल एक जो एक सेंटिमेंट है वो है कि बदलाव चाहिए। तो अगर हो सकता है कि वो बदलाव पे लोगों ने कितना मुहर लगाए, वो हमें 17 तारीख को ही पता चल जाएगा। शेखर जी, पिछली बार जब हमने इसी मुद्दे पे बात की थी फ्रीबीज पे, तो मैंने हेडलाइन इस तरीके से दी थी। हेडलाइन में मैंने साफ साफ लिखा था कि वायदों का मौसम आ गया है, वोट उसको मिलेगा जिसके वायदे पे जनता ज्यादा भरोसा करेगी। तो मेरा सवाल अभी औरंगजेब से भी यही था कि कुछ ऐसे अ, ये लोग वादा इसलिए क्यों नहीं करते, या प्रोमिसेस जो भी पोल प्रोमिसेस बनाते हैं ये लोग, कुछ तो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप ऑफर करो वो रियलिस्टिक ऑफर करो। सो हेडलाइन भी पहले की वही थी और आज का सवाल भी वही है कि कुछ तो ऐसा करो, ठीक है, आपको देना है, जनता की भलाई करनी है, आप रियलिस्टिक करो। तो आपका क्या टेक है इस पे, मतलब अनरियलिस्टिक वायदों पे? नहीं, देखिए, अभी तो सोच यही है भाई, किसी तरह पहले चुनाव जीतो, फिर देखा जाए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, ये फॉर्मूला कांग्रेस ने ये कर लिया है। अब जिसकी वजह से बीजेपी का नेतृत्व भी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर है। जी। अगर वो सब ये दे रहे हैं तो आप भी कुछ करना है, ये कैडर से भी आ रहा है, लेटर भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का लाइन रहा है भाई, रेवड़ी का राजनीति चल रहा है, उसमें भी बीजेपी को पुनर् ये करना पड़ रहा है भाई, हमें भी कुछ करना होगा, कहना होगा।
हो सकता है हम उसी तरह डायरेक्टली ना कहें तो और कोई स्कीम की बात करें और कुछ करें और इसको कह दे भाई ये लोक कल्याण है, रेवड़ी नहीं है। लेकिन बात साफ है। देखिए एक चीज आप नोट कीजिए नीरज जी, इससे क्या ये दर्शाता है, यही है कि आइडियोलॉजी चुनाव नहीं जिताता आपको। पहले क्या था भाई, आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन है तो एक आइडियोलॉजी है तो दूसरा आइडियोलॉजी है। अब क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, वोटर को आप कैसे ये अट्रैक्ट करोगे, उसमें आइडियोलॉजी बड़ा फैक्टर नहीं है, वेलफेयरिज्म बड़ा फैक्टर है। और साथ में जैसा एक घटना मैं आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं, जब बैंगलोर में 80 करोड़ का कैश पकड़ा गया और उसके साथ 8 करोड़ का ज्वेलरी भी पकड़ा गया है, जिसका माना जाता है दैट वाज इंटेंडेड फॉर कांग्रेस इन तेलंगाना, जिसको लेकर बीजेपी बड़ी इश्यू बना रही है, केसीआर भी बड़ा इश्यू बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो जो धनराशि की जो प्रयोग है चुनाव में, मतलब एक चुनाव के रनअप में कर रहे हैं और दूसरा आप लोगों को भी डायरेक्टली, खास करके महिला वोटर को आप देखिए, ज्यादातर स्कीम जो है वो महिला वोटर को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। इससे देखिए राजनीति बदल रहा है। अगर ये क्लिक कर गया तो आप बिल्कुल यकीन रखिए कि जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी और भी आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन होगा। मैं कह रहा हूं कि फिर और आइडियोलॉजी यही आइडियोलॉजी होगी भाई, हम क्या दे सकते हैं, कितनी इनकी बोझ कम कर सकते हैं। औरंगजेब, आपको कभी ऐसा लगा है कि ये जो कर्नाटका में कैश पकड़ा गया, जैसा शेखर जी ने अभी बताया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि चुनाव में बड़ा घाटा होगा या मुनाफा होगा इनको, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक गहरा धब्बा छोड़ के गया है? देखिए चुनाव में हमने फिर वही लास्ट वाली हमारी जैसे कि कितना पैसा साउथ इंडिया में है, आप तेलंगाना पहुंच जाइएगा, अभी आप देखेंगे वहां क्या क्या होगा। तो ये जो पैसे का अब है, पैसे का डोमिनेंस आ गया, पैसे का बहुत बड़ा रोल हो गया अब इलेक्शंस में। जितना आप या वो जैसे अगर आपको, आप ए पार्टी से हो और आप मुझे 1,000 रुपये दे रहे हो वोटर, तो बी पार्टी मुझे 2,000 ऑफर कर रही है। तो अब वही गेम हो गया। कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ दब्बे का इस यहाँ पे कुछ ज्यादा छवि फर्क नहीं छवि आता है। छवि छवि खराब होने की बात कर रहा था मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये एक्चुअल में लूट खसोट करके इधर का पैसा उधर, मतलब जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप की वजह से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हाँ बट जनता के दिमाग में तो जा बट रहा होगा ना। बट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है नीरज। जी। तो ये इससे चुनाव चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, मुझे आप नहीं कह रहे लग रहा है, मुझे लगता न कहीं पीछे नहीं हमने देखा कोई फर्क पड़ते हुए इस बार, तो और भी नहीं, अब आगे आगे चल के। हैं? क्योंकि कर्नाटका में एक एमएलए के बेटे के वहां से जब 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे कैश इसी तरीके से, तो वो जो बीजेपी का पेसीएम कैंपेन है, सॉरी कांग्रेस का जो पेसीएम कैंपेन था, उसमें उसने थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया था। इम्प्रोवाइजेशन मतलब उसको थोड़ी ताकत दी थी पेसीएम कैंपेन को, कि नहीं एक बट तरफ। कई और मुद्दे थे जो वो एक ऐड हो गया छोटा सा। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो हाँ, थोड़ा सा रोल प्ले करता होगा ये किसी तरीके क्योंकि से। नहीं देखिए वहां ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा था, जी उनके लेटर्स गए थे, उनका ये सब कुछ एक माहौल बन रहा था। तो उसमें ही है। आप शेखर जी ने लास्ट टाइम आपको बोला कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है साउथ इंडिया में, जी। तो वहां तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बेहतरीन चर्चा के लिए। फिर हम हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के आपके साथ। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।